आज हम डिस्कस करेंगे मनी गुरु पर म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में आज हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं और म्यूचुअल फंड कहां और कैसे निवेश कर सकते हैं, किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क होता है। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड रिस्क फ्री होता है और किस में अधिक कमाई के मौके आ सकते हैं। इसके अलावा कितने अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं जहां पर आप निवेशक निवेश कर सकते हैं, क्योंकि उनके डिज़ाइन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे हम समझेंगे कि किस तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं जहां पर निवेश करने के मौके हैं। फिलहाल जो इस वक्त म्यूचुअल फंड का जो मार्केट है उसमें काफ़ी सारे निवेशक लगातार अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं। पिछले अगर 2017 की बात करें तो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश हो चुका है म्यूचुअल फंड में और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज इस पर बात करने के लिए और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए म्यूचुअल फंड को हमारे साथ फिरोज अजीज जुड़ चुके हैं, डेप्यूटी CEO ऑफ आनंद राठी। सर, गुड मॉर्निंग टू यू। तो सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि जो नया निवेशक है, जो इस वक्त बाजार का माहौल बना हुआ है और नया निवेशक है जो म्यूचुअल फंड में आना चाह रहा है, उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे? किस तरह का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, किस तरह का प्रोसीजर होता है म्यूचुअल फंड में निवेश का और क्या बेनिफिट होता है म्यूचुअल फंड्स के? देखिए, जो नया निवेशक होता है जिन्होंने आज तक म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया, काफ़ी सारे इंडियंस जो हैं वो आज तक म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट करने की जो लाभ है वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं। सो काफ़ी सारे इंडियंस हैं जो इसको देख रहे हैं बाहर से। इसमें डेफिनेटली निवेश करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे मेरिट्स हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सो एडवांटेजेस में काफ़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि क्योंकि आपको एक प्रोफेशनल मैनेजर मिल जाता है। ज़्यादातर हमको अपने काम से फुर्सत इतनी नहीं मिलती है, तो जो अपने पैसे हैं, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, उसका निवेश ठीक से हो नहीं पाता है और लोग डिपॉजिट्स में पैसे रख देते हैं जिसमें रिटर्न्स बहुत कम होती हैं। तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न दुगनी तिगुनी भी मिलने की संभावना होती है और रिस्क को मिटिगेट करने के लिए एक प्रोफेशनल मैनेजर होता है जो एक्सपर्ट होता है, वो आपके बिहाफ पे छोटी सी फीस लेके उसकी मैनेजमेंट करता है। सो प्रोफेशनल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। डिवर्सिफिकेशन, क्योंकि 1000 रुपए में भी अगर आपको निवेश करना हो तो प्रोफेशनल मैनेजर आपको काफी सारे स्टॉक्स या काफी सारे बॉन्ड्स में निवेश करके देता है, तो उसको कहते हैं डिवर्सिफिकेशन, जिससे काफी आपके पैसे बढ़ जाते हैं और उससे रिस्क कम हो जाती है। थर्ड एडवांटेज ये है कि कॉस्ट बहुत कम होती है और कॉस्ट 1.5 से 2% तक की कॉस्ट होती है। फोर्थ डिसएडवांटेज है कि टैक्स एफिशिएंसी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे डिपॉजिट्स में 20-30% की टैक्स लग जाती है डिपेंडिंग ऑन द मार्जिनल टैक्स रेट, इसमें टैक्स एफिशिएंसी होती है। काफी सारे म्यूचुअल फंड में जीरो टैक्स की भी एडवांटेज होती है। तो काफी सारे एडवांटेजेस हैं। सो एन इंडियन शुड सीरियसली कंसिडर स्टार्टिंग हिज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। पूजा, राइट। तो प्रोफेशनल मैनेजर आपको मिल जाता है, डिवर्सिफिकेशन, कॉस्ट कम होती है और टैक्स के भी काफी सारे फायदे आपको मिल सकेंगे। सर, टैक्स की बात समझना चाहेंगे, इसको थोड़ा और एलॉबरेट आप कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि टैक्स का किस तरह से फायदा मिलता है? सपोज अगर ELSS स्कीम जैसे कुछ स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू हम निवेश कर सकते हैं, तो उसके जरिए टैक्स के क्या क्या बेनिफिट निवेशकों को मिल सकते हैं? देखिए, 2 बेनिफिट हैं। एक बेनिफिट तो ये है कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स की रियायत मिलती है, छूट मिलती है। आपकी सैलरी में सेक्शन 80 के तहत आपकी जो इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो उसमें एक 1.5 लाख की लिमिट स्पेसिफिकली सेग्रीगेट कर रखी है। उसमें से आप ELSS में भी निवेश कर सकते हैं। जैसे इंश्योरेंस में निवेश करते ही आपको टैक्स की बचत मिलती है, वैसे ही आप हर साल ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कहते हैं, इसमें आपको अपने टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने का मौका मिलता है। तो ऑलमोस्ट अगर आप 50,000 रुपीज अपने 1.5 लाख में से 50,000 रुपीज की भी लिमिट अगर ELSS के लिए सेग्रीगेट कर दें, तो 10 से 15,000 की आपको टैक्स की छूट अप्रोक्सीमेटली मिलने की अच्छी खासी संभावना है। वो हो गया आपके इन्वेस्ट करते वक्त टैक्स की छूट। और दूसरी जो टैक्स की बेनिफिट है, जो रिटर्न्स आती है ELSS में, जो अगर आपके पैसे 3 साल में दुगने हो जाते हैं, अगर मार्केट अच्छी चली और परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो जो इंक्रीमेंटल पैसे मिलते हैं वो भी आपको प्योर टैक्स फ्री मिलते हैं। तो ये 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो निवेश करने पे आपको टैक्स की छूट मिलती है और जो रिटर्न्स आती हैं ELSS में वो भी टैक्स फ्री रहती हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की भी टैक्स 0 रहती है। तो काफी टैक्स एफिशिएंट होता है ये ELSS इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जिसको कहते हैं। ओके सर, जब
निवेशक मन बनाता है म्यूचुअल फंड बाजार में निवेश करने का, तो उसके पास में काफी सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। और पहला सवाल तो ये आता है कि उसके पास दो तरीके हैं, या तो वो लमसम के जरिए निवेश करे या तो वो एसआईपी के जरिए निवेश कर सकता है। आप किस तरीके के इन्वेस्टर्स को कौन सा रास्ता सुझाएंगे, कहाँ पर क्या रिकमेंड करेंगे आप? देखिए, अगर ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो लमसम की जो रिस्क एपेटाइट होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। तो फर्स्ट टाइम निवेशक को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए, जिसमें मंथली आप 500 रुपए से स्टार्ट करके 10,000 20,000 भी आप निवेश कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर 1,000 रुपीज से भी कोई स्टार्ट करे तो उनको ये म्यूचुअल फंड से इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, और साल 2 साल में जब कंफर्ट आ जाए, जब वो सीख जाएं, जब वो समझने लगे, तब वो लमसम इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। तो स्टार्ट विथ आई थिंक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज अ गुड स्टार्ट पॉइंट। और लमसम एज यू प्रोग्रेस, जैसे आपकी सीख बढ़ती है, जैसे आपकी समझ बढ़ती है म्यूचुअल फंड के बारे में, तब आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी जरूर कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट राय आती हुई, अगर आप नए निवेशक हैं तो एसआईपी के जरिए निवेश करिए, और जैसे जैसे समय बढ़ जाए और आपकी रिस्क एपेटाइट बढ़ जाए तब आप लमसम की तरफ जाइए। सर, ये तो हुई काफ़ी बेसिक बात, लेकिन जब हम निवेश करते हैं तो हमारे सामने जार्गन्स भी कई सारे होते हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े, जैसे कि एनएवी है, ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है। ये कुछ इस तरह के जार्गन्स होते हैं जो नए निवेशक हैं या जो उतरना चाह रहे हैं उनको समझ में नहीं आते। तो क्या आप डिटेल में हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं कि ओपन एंडेड और क्लोज एंड फंड ये होता क्या है, किस तरीके से यहाँ पर निवेश करना चाहिए, कौन से निवेशक के लिए क्या सही होगा? देखिए, एक नए निवेशक के लिए, एक रिटेल निवेशक के लिए क्लोज्ड एंडेड फंड का कोई मायने ही नहीं है, तो उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। क्लोज्ड एंडेड और ओपन एंडेड में यह अंतर होता है कि ओपन एंडेड स्कीम्स, जैसे वो ओपन नाम कहता है, नाम जो सजेस्ट कर रहा है ओपन, इसका यह मतलब है कि एक निवेशक जब कोई भी दिन उसमें निवेश कर सकता है और कोई भी दिन उसमें से एग्जिट कर सकता है, उसको कहते हैं ओपन एंडेड। क्लोज्ड एंडेड वो होते हैं जिसमें आपने अगर पैसे डाल दिए तो 2 साल, 3 साल, 4 साल की लॉक इन होती है, उसको कहते हैं क्लोज्ड एंडेड। ओपन एंडेड स्कीम्स आप पैसे डाल और निकाल सकते हैं ऑन एनी गिवन वर्किंग डे, और आपको 2 या 3 दिन में आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। बट क्लोज्ड एंडेड स्कीम में अगर आपने निवेश किया तो डिपेंडिंग ऑन द स्कीम 2 से 5 साल तक आपके पैसे लॉक इन हो जाते हैं, जिसमें फंड मैनेजर को ज्यादातर टाइम मिलता है ताकि वो परफॉर्म कर पाए। बट एक नाम निवेशक, रिटेल निवेशक, स्टार्टर को डेफिनेटली सिर्फ ओपन एंडेड स्कीम पे तवज्जो देना चाहिए। ईएलएसएस स्कीम में भी ये फीचर होता है कि वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है, बट फिर भी उसको ओपन एंडेड कैटेगरी में ही कहलाता है। बट बाकी सब क्लोज्ड एंडेड फंड्स को इग्नोर करना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, और ओपन एंडेड स्कीम्स में ही निवेश करने चाहिए। ओके, तो सर, अगर मैं ऐसी निवेशक हूं जो मैं सीधे सीधे इक्विटी मार्केट से पैसा बनाना चाह रही हूं, रिस्की इन्वेस्टर हूं, तो फिर मुझे क्या सजेशन देंगे आप? देखिए, जो अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसकी जो रिस्क होती है आपको तब उसकी रिस्क दिखती है जब एक्चुअली मार्केट्स खराब होती हैं। तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट इक्विटी से एक आदमी को दूर ही रहना चाहिए जब तक कि वो इसको अपने प्रोफेशन या अपना डेली कारोबार नहीं मान लेते, ट्रेडिंग को, तब तक डायरेक्ट इक्विटी से दूर रहें। म्यूचुअल फंड में निवेश, आज इंडिया में प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स को 24 साल हो चुके हैं और उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन दिया है कि अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस स्टॉक खरीदने बेचने की अगर एक प्रोफेशनल आपको मेहनत कर सकता है आपके बिहाफ पे, तो उसको डेलीगेट करना, उसके द्वारा करवाना अच्छी बात है। और रिस्क लेने से जब मार्केट्स यू टर्न करती हैं, और आज तो मार्केट्स ऊपर हैं, तो अच्छी परफॉर्मेंस डेफिनेटली आएगी। बट बुरे समय में रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है निवेशक का। तो आई जनरली वुड सजेस्ट नो डायरेक्ट स्टॉक्स। तो अगर मैं नॉन रिस्क इन्वेस्टर हूं तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि इक्विटी फंड के अलावा भी काफ़ी सारे फंड होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेट होते हैं, लिक्विड फंड होते हैं, बैलेंस फंड्स भी होते हैं। तो नॉन रिस्की इन्वेस्टर्स को फिर किस तरह के फंड्स में निवेश करना चाहिए? पूजा आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है कि ज्यादातर ये बहुत बड़ा भ्रम है कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ स्टॉक्स खरीदे जाते हैं, बट स्टॉक्स के फंड्स को, म्यूचुअल फंड्स को इक्विटी फंड कहते हैं। बट दूसरे किस्म के भी डेट फंड्स जिसको कहते हैं, जिसमें बड़ी सेफ रिटर्न आने की संभावना होती है, 6 से 9% की रिटर्न डेट फंड्स में आ सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर एक निवेशक को 5 दिन 4 दिन के लिए भी इन्वेस्ट करना हो तो उसके लिए भी एक कैटेगरी है, उसको कहते हैं लिक्विड फंड। अगर महीने
एक महीना या 2 महीने इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आर्बिट्राज फंड एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है। फिर उसके बाद अगर 6 महीने तक इन्वेस्ट करना है तो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं जिसमें भी 6 से 8% की रिटर्न आती है। फिर मीडियम टर्म फंड्स होते हैं, ये सब डेट फंड्स फ्रॉम 4 डे इन्वेस्टमेंट टू ऑलमोस्ट 10 ईयर इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड सब किस्म के निवेशक को, सब टाइम फ्रेम्स को एड्रेस करने की क्षमता रखता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट थिंग पूजा, राइट, यू राइटली हाईलाइटेड। तो डेट स्कीम्स भी होती हैं, लिक्विड फंड जो 4 दिन का निवेश होता है, शॉर्ट टर्म फंड्स, आर्बिट्राज फंड्स, बहुत अच्छे फंड्स होते हैं जिसमें 7-8% लो रिस्क से पोस्ट टैक्स बनाया जा सकता है। सर ये तो है रिस्क की बात, लेकिन टाइमिंग भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाह रहे हैं तो वो भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त बाजार अपने हाईज पर ट्रेड कर रहा है। तो क्या सुझाएंगे, अगर मान लीजिए निवेशक इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म अगर निवेश करना चाह रहे हैं तो कितने टाइम फ्रेम के लिए उनको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? क्या 3 साल से ज़्यादा का भी निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में? एब्सोल्युटली, जैसे पूजा आपने कहा, मार्केट्स थोड़ी हाई लेवल्स पे हैं रिलेटिवली। अगर आप 10,000 की निफ्टी देखें, 32,000 की सेंसेक्स देखें तो ये थोड़ी इंटिमिडेटिंग है, थोड़ा डर तो लगता है पैसे डालने में। मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर इंडिया में अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने रिस्क को बढ़ा के और अपने 4 साल 3 साल होल्ड करने की क्षमता रखता है तो उसमें उनकी कैपिटल पे आंच आने की बहुत कम संभावना है और उनको 15 से 17% रिटर्न आने की बहुत अच्छी पर्सपेक्टिव है। सो पॉइंट 1, डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं इन्वेस्ट कर सकते इस लेवल पे, 1 साल 1.5 साल के लिए बिल्कुल नहीं निवेश करना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पे अगर आपको अच्छे खासे पैसे बनाने हैं और 15-17% की रिटर्न कमानी है तो आपको मिनिमम 3 ईयर का टाइम फ्रेम लेके चलना पड़ेगा। और अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट करें, उसकी टाइमिंग करनी इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स कैन स्टार्ट राइट अवे। लमसम इन्वेस्टमेंट्स ये जरूर मद्देनजर रखें कि यार 5 साल के लिए मुझे ये पैसे को टच नहीं करना है ताकि मैं 15 से 17% पोस्ट टैक्स बना पाऊं। ओके, क्योंकि अभी मार्केट की हम बात कर रहे हैं तो अभी किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं आप? कौन सा सेक्टर है, कौन से ऐसे फंड्स हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं, स्पेशली अगर मिड कैप और लार्ज कैप की बात करें? क्योंकि जानकार लगातार ये कह रहे हैं कि इस मार्केट में जो मिड कैप शेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हो चुके हैं। तो आप इस वक्त किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं अगर ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो? देखिए, रिसेंट रैली में काफी लार्ज कैप्स की रैली रही है। जो बड़े स्टॉक्स हैं वो काफी बड़े हैं। तो मेरे हिसाब से जब भी फॉरेन फ्लोज आती हैं तो लार्ज कैप स्टॉक्स तेजी से बढ़ते हैं। जब डोमेस्टिक फ्लो आती है, जब इंडियंस अपना पैसा लगाते हैं, अपनी सरप्लसेस को लगाते हैं, तो मिड कैप स्टॉक्स रैली करती हैं। तो लार्जली लास्ट 1.5 मंथ्स में ये देखा गया है कि लार्ज कैप स्टॉक्स ने ये रैली को लीड किया है और मिड कैप्स ने बैकसीट लिया है। मेरे हिसाब से मिड कैप्स एक बहुत वास्ट स्पेस है, 4 से 5,000 शेयर्स हैं जिसमें आप मिड कैप कह सकते हैं उनको। तो उस स्पेस में काफी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो फंड मैनेजर पिक कर सकता है, जिसकी वैल्यूएशन आज बहुत ज्यादा नहीं है। ऑफ कोर्स अगर ब्रॉडर मार्केट देखी जाए तो महंगाई, वैल्यूएशन काफी बढ़ गई है, बट देयर इज इमेंस अपॉर्चुनिटी इन द मिड कैप स्पेस बिकॉज द स्पेस इज वेरी लार्ज। सो मिड कैप में अभी भी बहुत जूस है। एक अच्छा मिड कैप फंड अगर लिया जाए एक अच्छे फंड मैनेजर का, तो वो उनका काम है कि अच्छे स्टॉक्स को पिक करें और उस स्टॉक्स में जिसमें वैल्यूएशन ज्यादा बड़ी ना हो और उसमें ग्रोथ अभी भी हो, तो वो पिक करेगा फंड मैनेजर। सो आई थिंक मिड कैप्स को आप डायरेक्टली ना खेलें और मिड कैप फंड से पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और लार्ज कैप की रैली मेरे हिसाब से बनी रहेगी क्योंकि फॉरेन फ्लोज काफी आने की संभावना है। तो मार्केट डायरेक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो आप किस तरफ देख रहे हैं और क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रिगर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त? देखिए, अगर पॉजिटिव्स फ्रॉम एन इकोनॉमी देखी जाए मार्केट के हिसाब से तो 3 पॉजिटिव्स हैं। एक तो ये जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से काफी सारा जो अनरेगुलेटेड सेक्टर्स थे वो सब कंसोलिडेट होंगे, तो जीडीपी में काफी फर्क पड़ने की संभावना है। फर्स्ट 6 मंथ्स में उसका इंपैक्ट नहीं होगा, सब्सिक्वेंट 1-2 ईयर्स में काफी जीडीपी में जो इंक्लूजन होगा उससे बढ़त मिलेगी। तो काफी सारे जीएसटी बेस्ड सेक्टर्स हैं उसमें प्रॉफिट ज्यादा होंगे। सेकेंड पॉजिटिव ये है कि लिक्विडिटी, डोमेस्टिक मार्केट से लिक्विडिटी जो बहुत बढ़ रही है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हर महीने 10 से 12,000 करोड़ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा डोमेस्टिक प्लेयर्स का आ रहा है। तो लिक्विडिटी इज द सेकंड पॉजिटिव। एंड द थर्ड पॉजिटिव इज कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है उसकी रिवाइवल अराउंड द कॉर्नर है। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स जब रिवाइव होंगी तो मार्केट में और थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव्स हैं फ्रॉम अ मैक्रो इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट। पूजा,
राइट सर, क्योंकि अभी इस टाइम जब हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड निवेश की, तो काफ़ी सारे लोग हैं इस जो रैली चल रही है उसमें निवेश भी करना चाह रहे हैं, लेकिन डरे हुए हैं कि इस लेवल पर एंट्री लें या ना लें। तो अगर आप उन्हें सजेस्ट करेंगे इस लेवल पे एंट्री करने के लिए, तो कौन से ऐसे फंड्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आप उनको निवेश करने की सलाह देंगे? देखिए, मैं फंड्स को चूज कर लेता हूं तो अगर 4 अच्छे लार्ज कैप फंड्स देखे जाएं तो बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड, कोटक फोकस्ड फंड, कोटक इमर्जिंग फोकस्ड फंड, थर्ड फंड होगा मिराय एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटीज, एंड फोर्थ वन आईसीआईसीआई प्रू टॉप 100। ये 4 लार्ज कैप स्कीम्स मेरे हिसाब से फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अच्छी खासी पोटेंशियल रखते हैं। तो ये 4 लार्ज कैप स्कीम्स अगर एक आदमी खरीदता है अपने पोर्टफोलियो में एसआईपी के द्वारा या फिर लमसम के द्वारा, तो काफी अच्छी डिवर्सिफिकेशन मिल जाएगी, रिस्क भी कम रहेगा, और ये 4 अच्छे फंड मैनेजर्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं। ये हो गए लार्ज कैप स्कीम्स। मिड कैप में अगर आप देखना चाहें जो मेरे हिसाब से और थोड़ी पोटेंशियल बाकी है मिड कैप में, अगले 3 साल के पर्सपेक्टिव से लार्ज कैप से 3-4% की ज्यादा रिटर्न आ सकती है। उसमें फ्रैंकलिन प्राइमा फंड, कोटक इमर्जिंग बिजनेस फंड एंड एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, ये 3 मिड कैप स्कीम्स रहेंगे। टोटल 7 स्कीम्स। जैसे आपकी एसआईपी बढ़ानी हो तो इन 7 स्कीम्स में अगर आप 1000 रुपए या 2000 रुपए की एसआईपी करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। बट सर, ऐसे माहौल में कुछ निवेशक ऐसे भी हैं जो डरे भी हुए हैं इस रैली से, क्योंकि उनको लग रहा है कि क्योंकि एक तरफ अगर बायर मार्केट है तो दूसरी तरफ सेलर मार्केट भी है, तो उनको ये लग रहा है कि यहाँ से शायद मार्केट नीचे भी जा सकता है, तो वो डर के मारे मार्केट से दूर भी हो रहे हैं। तो ऐसे में उन जो ये तबका है निवेशक का, उनको आप क्या सलाह देंगे? देखिए, अगर आप आज की लेवल देखें तो ऑफ कोर्स लगता है कि काफी ऊपर है, बट 10 इयर्स की जो निफ्टी की रिटर्न है वो सिर्फ 8.5% रही है। तो 10 इयर्स से निफ्टी की परफॉर्मेंस 2007 और 2017 के बीच में 8.5% की निफ्टी की रिटर्न आई है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं कहलाएगी। शॉर्ट टर्म में बहुत रैली आई है, ये कैलेंडर ईयर में ऑलमोस्ट 25% का इजाफा मिला है, बट 10 ईयर पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए सिर्फ 8.5% की रिटर्न आई है, और 30 इयर्स की एवरेज 15% की है। So having said which, is there huge potential for a bull run in India over the next 6 months, 1 year? तो काफी अभी भी स्टीम अवेलेबल है, और लास्ट बुल रन में सेंसेक्स 3000 से 21000 तक पहुंचा था। 7 गुना शायद इस बार ना हो, बट डेफिनेटली बहुत अभी भी बहुत पोटेंशियल बाकी है। तो एक निवेशक को दूर नहीं रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करेंगे तो उनको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। 10-11 हजार की निफ्टी से काफी ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा अगर दीज पॉजिटिव्स व्हिच वी मेंशन्ड पैन्ड आउट। तो चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस तरह की रैली से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहिए मार्केट में और आगे आपको और भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप जो भी ये फंड्स अभी लार्ज कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स फिरोज की तरफ से सजेस्ट किए गए हैं, आप उनमें निवेश करिए, वहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स के मौके मिल सकते हैं। सर, एक और सवाल है। अभी फिलहाल क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी भी आई थी, तो उसके पहले काफ़ी सारे बैंक्स ने, हमने देखा था एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी जैसे कुछ बैंक्स थे जिन्होंने अपने डिपॉजिट के दरों में कटौती की। अब ऐसे में जितने भी जो रिटायर्ड हैं, जो कि जिनका कि काफ़ी सारा पैसा जो अपना सेविंग अकाउंट में डालते हैं, तो उनके लिए इस वक्त म्यूचुअल फंड में निवेश करना कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि धीरे धीरे वहां की दरें अब घटाई जा रही है, टर्म डिपॉजिट की दरें घटाई जा रही हैं। तो उनको आप इस लेवल पर क्या सजेस्ट करेंगे? म्यूचुअल फंड इस वक्त उन जो उस तरीके के निवेशक हैं उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? तो 2 चीजें हैं। अगर आप रिटायर्ड हैं और काफी सारी सरप्लस आपकी डिपॉजिट्स पे और उसकी ब्याज दरों पे निर्भर है, तो जरूर एक निवेशक को करना चाहिए कि अगर उनकी जो रिटायरमेंट सरप्लस से थोड़ा पैसा उनको लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट्स में लॉक इन करना चाहिए, ताकि ये ब्याज दरें और घटने की संभावना है। तो वो आप 2, 3, 4 साल के लिए, जितनी लंबी अवधि के लिए अपना ये इंटरेस्ट रेट लॉक इन कर पाए वो जरूर करें, और बाकी पैसे को म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करें, और ज्यादातर 70% डेट फंड्स में रखें, 30% इक्विटी फंड्स में भी रखेंगे रिटायरमेंट का कॉर्पस। तो बिकॉज द रिटर्न्स ऑन डेट आर वेरी हाई, तो आपकी रिस्क ऑटोमेटिकली मिटिगेट होगी। सो 3 पॉइंट सजेस्ट करूंगा। डिपॉजिट्स में लॉन्ग टर्म की फिक्स डिपॉजिट्स करें, ताकि आगे चलती हुई जो ब्याज दरें घटेंगी वो आपको इंपैक्ट ना करें, पॉइंट 1।
Point two, 70% of the money should go into debt mutual funds and 30% should go into equity mutual funds. तभी जाके आप अपने रिटायरमेंट को खुशहाली से जी पाएंगे, वरना ये ब्याज दरें जो जैसे घटेंगी तो आपकी जो रेकरिंग एक्सपेंसेस है उन पे बहुत प्रेशर पड़ेगा। तो 70 ये एक राय आती हुई 70% अपना डेट फंड में करें और 30% इक्विटी फंड में करें, जिससे आगे चलकर आपको इसका फायदा हो सके। सर, कुछ सवाल भी आ रहे हैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से, दर्शकों की तरफ से, और वो जानना चाह रहे हैं कि अगर वो सपोज एक फंड में उन्होंने निवेश करके रखा है, सपोज इक्विटी फंड में, और अगर उनको दूसरे फंड में शिफ्ट करना है तो उसके क्या मेथड्स होते हैं, क्या कुछ चार्जेस उनको देने पड़ते हैं? तो अगर आपको एक स्कीम से दूसरी स्कीम स्विच करना है, अगर एक स्कीम परफॉर्म अच्छी तरह से नहीं कर रही और उसको स्विच करना पड़े, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा एक फॉर्म आता है, उसको कहते हैं स्विच रिक्वेस्ट फॉर्म। उसमें अगर आप अपनी पुरानी स्कीम, नई स्कीम को मेंशन करें, पुरानी और नई दोनों स्कीम्स को मेंशन करें, और उसमें अपना फोलियो नंबर, जो अकाउंट नंबर होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ, वो अगर आप मेंशन करके ये फॉर्म अगर आप सबमिट कर दें, या तो फिर अपने एजेंट को या तो फिर कैम्स की ऑफिस में, तो ये स्विच हो जाता है। और अगर रही बात कॉस्ट की, अगर आप इक्विटी फंड से इक्विटी फंड स्विच कर रहे हैं तो बिल्कुल कॉस्ट नहीं होगा। अगर इक्विटी फंड से डेट फंड में स्विच कर रहे हैं तो उसमें एग्जिट लोड लागू होगा अगर आपने 365 दिन कंप्लीट नहीं किए हैं। मोस्ट इक्विटी स्कीम्स हैव 365 डे एग्जिट लोड। सो 2 पॉइंट्स, डेट टू इक्विटी टू डेट एग्जिट लोड लगता है, इक्विटी टू इक्विटी एग्जिट लोड नहीं लगता है, और स्विच फॉर्म फिल करना पड़ता है। पूजा, ओके, तो स्विच फॉर्म फिल करना पड़ता है। डेट टू इक्विटी में एग्जिट लोड नहीं लगता, और लेकिन डेट टू इक्विटी में एग्जिट लोड लगता है, लेकिन इक्विटी टू इक्विटी अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो वहां पर किस तरह का कोई चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा। एक और सवाल हमें आया है, और उनका सवाल एनएवी पर है। नेट एसेट वैल्यू, वो उन्होंने निवेश करने का सोचा, लेकिन एक टर्म उनके सामने आया और हम जागर्स की थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे दर्शकों को कि एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, असल में होता क्या है? देखिए, जैसे अपने शेयर मार्केट में एक शेयर का भाव होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड की एक यूनिट का जो प्राइस होता है उसको कहते हैं एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। तो ये नेट एसेट वैल्यू और कुछ नहीं है, एक प्राइस है पर यूनिट। अगर आपके पास 100 यूनिट हैं एक म्यूचुअल फंड के, और अगर एनएवी 15 की डिक्लेयर होती है उस दिन की, तो आपकी वैल्यू 100 इंटू 15, जो कि 1500 रुपए की वैल्यू होती है। सो एनएवी इज द प्राइस ऑफ द म्यूचुअल फंड यूनिट पर यूनिट। तो वो कैलकुलेट करने के लिए एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी रोज शाम को एक वर्किंग डे पे अपनी म्यूचुअल फंड की टोटल वैल्यू फाइंड आउट करती है, एंड उसको नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग से डिवाइड करती है, तो पर यूनिट का प्राइस निकलता है, उसको नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है। और आपके पास जितने भी यूनिट हों, उसको अगर आप प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट की आज शाम को वैल्यू कितनी है। और ये एम्फी की वेबसाइट पे, ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की वेबसाइट पे हर शाम को हर म्यूचुअल फंड की रात तक अपडेट हो जाती है एनएवी, विच इज नथिंग बट द प्राइस। जैसे एक शेयर का प्राइस होता है, वैसे म्यूचुअल फंड के प्राइस को नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। पूजा, ओके, थैंक यू फिरोज सो मच आज इस डिस्कशन में पार्ट लेने के लिए, और उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी नए निवेशक है जो म्यूचुअल फंड में आना चाह रहे हैं या जो अभी भी बने हुए हैं, उनको इस डिस्कशन से और जो भी आपने राय दी आज फायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज बने रहने के लिए। और वक्त है मनी गुरु को यही समेटने का। कल फिर लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।